नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हमारी क्लास सीडीपी के ऊपर चल रही है, जो कि यूपी टेट, सी टेट या फिर जो अदर स्टेट के टेट हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आज की कक्षा में हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, उसके बारे में हम समझेंगे। और लॉ ऑफ लर्निंग, जो अधिगम के नियम हैं, उन्हें इस क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और समझते हैं थॉर्नडाइक को और उनके सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत समझने से पहले हमें थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेनी है। जैसे कि इनका जन्म 1874 में हुआ और 1949 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? तो 1898 में। 1898 में इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने पीएचडी शोध प्रबंधन में, इनका जो पीएचडी शोध प्रबंधन था, पीएचडी शोध प्रबंधन जो था इनका, पीएचडी शोध प्रबंधन जो था, जिसका शीर्षक था क्या? आप सभी जानते हैं कि इनके शीर्षक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी पुस्तक भी है एनिमल इंटेलिजेंस, और इनके पीएचडी का जो शोध प्रबंधन था वो भी क्या है? एनिमल एनिमल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इनके पीएचडी का शोध प्रबंधन था। यह प्रथम मनोवैज्ञानिक हुए अमेरिका के। यह कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और अमेरिका के प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। इस पर पशुओं पर प्रयोग किया। पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आप सभी जानते हैं कि संबंधवाद का सिद्धांत जो है इनका, इसे हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम एसआर थ्योरी कह देते हैं। इसका प्रतिपादन इन्होंने, जो इनका सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन इन्होंने 1913 में किया था। 1913 में इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं या सार थ्योरी जिसे हम कहते हैं, इसका प्रतिपादन इन्होंने 1913 में किया। अब इनके सिद्धांत को समझने से पहले हम इनकी कुछ पुस्तकें हैं, 2-3 पुस्तकें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इनकी जो पुस्तक है, बुक्स जो है इनकी, पहली पुस्तक की बात करें तो इनकी पहली पुस्तक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। अगली पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। आप सभी जानते हैं इनका जो पीएचडी का शोध प्रबंधन है किस पर है? एनिमल इंटेलिजेंस पर। एनिमल इंटेलिजेंस पर। अगली पुस्तक है इनकी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। और वहीं अगली पुस्तक की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम आप सभी जानते हैं कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, इसी को हम कह देते हैं एसआर थ्योरी। क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी कहते हैं।
इनके सिद्धांत का अन्य नाम भी है, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते ही हैं, स्टिमुलस रिस्पांस संयोजनवादी सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं, तमाम अन्य नामों से इसे हम जानते हैं, है ना। इनके जो प्रयोग हैं, आप सभी जानते हैं कि इनका जो प्रयोग है एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। उसे समझने से पहले हम समझते हैं कि इन्होंने जब अपना यह सिद्धांत ये दे रहे थे, जो इनका सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इस अधिगम की प्रक्रिया के दौरान इन्होंने बताया कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच क्या होता है, एक बंधन, एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया बंधन कहते हैं हम। इस बंधन की जो प्रक्रिया है अनेक बातों पर निर्भर करती है। अनेक बातों पर निर्भर करने का मतलब, अगर परिणाम संतुष्टिपूर्ण रहा, संतुष्टिजनक रहा, तो बंधन सुदृढ़ होगा। अगर परिणाम संतोषप्रद न हुआ तो बंधन कमजोर होगा, है ना। इस प्रकार क्या होता है कि उद्दीपक अनुक्रिया का जो बंधन है, जो बॉन्ड है, बनता है, और इसी को हमें सीखना है ना। इसीलिए इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं हम? संबंधवाद या बंध का सिद्धांत कहते हैं, है ना। आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, इसे चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तो कहते ही हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इनके सिद्धांत को समझने से पहले हम क्या करते हैं, पहले उद्दीपक और अनुक्रिया को समझ लेते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया को। उद्दीपक क्या होता है, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, और अनुक्रिया को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। अब उद्दीपक क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, है ना। यह वस्तु भी हो सकती है, स्थिति भी हो सकती है, जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। जैसे आपका गोल जो है, आपका गोल क्या है? सीटेट है, टेट है, सबका अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, किसी को टेट करना है, किसी को सीटेट क्वालिफाई करना है, पीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, तमाम प्रकार की वैकेंसियां हैं, उन सभी को क्वालिफाई करना है। ये सब क्या है? आपका गोल लक्ष्य है। यह आपके लिए क्या काम कर रहा है? स्टिमुलस का, उद्दीपक का। देखिए, जब तक आपके सामने स्टिमुलस नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये जो टेट सीटेट की क्वालिफाई करना है आपको, ये आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। और इसे क्वालिफाई करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तमाम प्रकार से आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, यह जो काम आप अपने सीटेट और टेट को क्वालिफाई करने के लिए निरंतर कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं अनुक्रिया। जो कार्य किया जा रहा है टेट सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, उसी को हम बोल रहे हैं अनुक्रिया। और अनुक्रिया होगी कैसे? तो उद्दीपक के अनुसार किया जाता है। ये उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य क्या है? अनुक्रिया है ना। उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य क्या कहा जाता है? अनुक्रिया कहा जाता है। अब टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फैक्ट पर ध्यान देना है, वहीं सीटेट पे कंसेप्चुअल होता है, तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो जैसा स्टिमुलस होगा वैसी ही आपकी रिस्पॉन्स होगी, जैसा उद्दीपक होगा वैसी ही अनुक्रिया होगी। जो सिलेबस रहेगा जिसका, उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी करेंगे। अगर आपके पास कोई स्टिमुलस नहीं है, उद्दीपक नहीं है, तो आप कोई भी अनुक्रिया नहीं करेंगे। अभी टेट सीटेट की कोई डेट ही नहीं थी, अब डेट आ गया है टेट का। अगर आपके सामने न तो टेट हो न तो सीटेट हो, तो आप टेट और सीटेट की तैयारी करेंगे? अभी तक 4-5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं थी, तो क्या सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे? हाँ, कुछ लोग कर रहे थे, अपवाद स्वरूप वो कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन क्या
तैयारी कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आती है, देखते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, तैयारी में जुट जाते हैं। तो जब स्टिमुलस होता है हमारे पास, तो हम अनुक्रिया करना शुरू कर देते हैं, और अगर स्टिमुलस नहीं है तो अनुक्रिया नहीं करेंगे। यही बात है जो इनका प्रयोग है बिल्ली के ऊपर, भूखी बिल्ली के ऊपर, उसमें हम इस बात को समझेंगे। स्टिमुलस क्या होता है? वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। वहीं अनुक्रिया की बात करें करें तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य जो होता है, या उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला जो कार्य है, उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं थर्नडाइक का जो प्रयोग है भूखी बिल्ली पर, उसके ऊपर। तो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स है, पजल बॉक्स है, जिसमें एक बिल्ली को थर्नडाइक साहब क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और उस पर कुछ प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं कि इस बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को इस पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिसका दरवाजा क्या होता है कि एक लीवर के दबने से खुलता है। और पिंजरे के बाहर एक कटोरी में आप सभी देख रहे हैं कि एक तस्तरी में, इस तस्तरी में क्या रख देते हैं, मछली रख देते हैं, मांस का कुछ अंश रख देते हैं। इस प्रकार रखते हैं इस तस्तरी में कि उस बिल्ली को इसका सुगंध और वह जो मांस रखा हुआ है, मछली जो रखा हुआ है, वह उसको दिखाई दे। जब तक स्टिमुलस आपके सामने नहीं रहेगा, तब तक आप अनुक्रिया नहीं करेंगे। तो जब बिल्ली को दिखता है यह तस्तरी में रखा हुआ जो मछली, तब क्या करेगी बिल्ली अब? और बिल्ली भूखी भी है। अब बिल्ली उसे सूंघ कर खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने का प्रयास करेगी। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में क्या किया, इधर उधर दौड़ लगाती है, उछल कूद करती है, अपने पंजों से, अपने मुंह से पिंजरे की जो छड़ है, जो छड़ें हैं, ये यहाँ पर जो छड़ें लगी हुई हैं, इन सभी क्या करती है, खींचती है, काटती है, काटने का प्रयास करती है। और अनजाने में इसका पैर एक लीवर पर पड़ता है, जिससे यह दरवाजा खुल जाता है। एक लीवर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलता है, बिल्ली बाहर आती है, मछली खाकर चली जाती है। लेकिन थर्नडाइक साहब क्या करते हैं कि जैसे ही बिल्ली बाहर आती है, मछली खाती है, तुरंत क्या करते हैं, एक बार फिर प्रयास करते हैं, बिल्ली को फिर बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि बिल्ली क्या करती है। बिल्ली को पुनः जब बंद करते हैं, तो इस बार बिल्ली जो पहले इतना उछल कूद कर रही थी, उससे कम समय में उस दरवाजे को खोल लेती है। उससे कम समय में उस दरवाजे को खोल लेती है। अब थर्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयास के बाद बिल्ली जो अनावश्यक जो उछल कूद कर रही थी, वो उसके अंदर कम हो गया। अब वह पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी ही उस लीवर को दबाकर क्या कर रही है, दरवाजे को खोल ले रही है और आकर भोजन कर ले रही है। अब बार बार यह प्रयास करने की वजह से क्या हुआ, बिल्ली उस कार्य में निपुण हो गई, पिंजरे का दरवाजा खोलने में निपुण हो गई। इसी के बारे में थॉर्नडाइक स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया है, इसके बीच में एक बंधन, एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, थॉर्नडाइक अपने प्रयोग में दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर देते हैं। पहला ये कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए, बिल्ली भूखी होनी चाहिए। भूखी होनी चाहिए का मतलब क्या है कि सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। आप सीटेट टेट क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको इसे क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के बाद जॉब लेनी है, आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद जॉब लेनी है। तो प्रेरणा का होना आवश्यक है। अगर प्रेरणा नहीं है तो आप नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई गोल सेट नहीं किए हैं तो आप सीख ही नहीं सकते, है ना। तो पहली बात कि बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, मतलब सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। क्या है? प्रेरणा का होना आवश्यक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है।
बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है। अब हाईली मोटिवेटेड है, एकदम प्रेरणा से भरे हुए हैं, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है, टेट सीटेड आ ही नहीं रहा, डेट ही नहीं क्लियर हो रहा है ना, डेट ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? जब वो दीपक ही नहीं रहेगा तो अनुक्रिया क्या होगा? तो पुनर्बलन का होना भी जरूरी है ना। बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है। यह भूख क्या है, भोजन क्या है, सॉरी भोजन क्या है, यह पुनर्बलन है, पुनर्बलन है। तो पुनर्बलन का कार्य करता है क्या? भोजन। अगर भोजन नहीं तो चुपचाप बैठी नहीं रहेगी पिंजरे में, क्यों उछल कूद करेगी भाई? डेट सीटेड है ही नहीं, एग्जाम है ही नहीं, तो आप चुपचाप ना एंजॉय नहीं करेंगे, कुछ और काम नहीं करेंगे, पहली पढ़ाई करेंगे? तो ये बात है, स्टिमुलस होगा तभी अनुक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। आगे है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम, अधिगम के जो मुख्य नियम है, अधिगम के जो मुख्य नियम है वह तीन है। तीन कौन कौन से नियम है अधिगम के? तो अधिगम के जो तीन मुख्य नियम है उसमें पहला है आपका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। अब इन तीनों को हम समझते हैं, अधिगम के जो मुख्य नियम है। अच्छा, गौण नियम भी है 5, है ना, गौण नियम भी 5 है, लेकिन पहले हम अधिगम के जो तीन मुख्य नियम है उसे समझते हैं। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का मतलब क्या हुआ? तत्परता का नियम का मतलब है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर हैं तो उस कार्य को हम जल्दी से या शीघ्र से ही सीख लेते हैं, और यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है तो उस कार्य को हम सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। भाटिया साहब ने कहा है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। तत्परता का नियम क्या है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने किसी कार्य को सीखने के लिए किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर हैं तो उस कार्य को शीघ्र ही सीख लेते हैं, शीघ्र ही सीख लेते हैं। और अगर आप तैयार ही नहीं हैं, आप में रेडनेस नहीं है, किसी कार्य को लेकर आप तैयार ही नहीं है, तो आप उसे नहीं सीख सकते हैं, है ना, तो आप उसे नहीं सीख सकते हैं। सॉरी, भाटिया ने कहा है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। किसने कहा? भाटिया ने कहा। भाटिया ने कहा कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना ही क्या है? युद्ध को आधा विजय कर लेना है। वुडवर्थ साहब कहते हैं कि यह एक मानसिक तैयारी है। वुडवर्थ क्या कहते हैं इसे? मानसिक तैयारी। मानसिक रूप से तैयार अगर आप होंगे तो किसी कार्य को सीख लेंगे, अगर मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है तो सीखेंगे कहाँ से? सीटेट का एक क्वेश्चन है कि एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिगम का नियम है, कौन सा नियम है ये? तो सही बात है, घोड़े को आप जबरदस्ती तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार होगा
तभी वह पानी पिएगा, नहीं तो नहीं। अब उसको धकेल दीजिए तालाब में, गिर जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा, है ना। जैसे आप लोगों को तब तक पढ़ाया नहीं जा सकता जब तक आप पढ़ने के लिए तत्पर ना हो। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक उसके अंदर सीखने की इच्छा ना हो या वो तत्पर ना हो, तब तक उसे आप नहीं सिखा सकते। तो किसी भी व्यक्ति को तब तक कुछ नहीं सिखाया जा सकता जब तक वो उस कार्य को करने के लिए स्वयं तत्पर ना हो। इसके कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप कितना भी तत्पर हो लेकिन आप उस कार्य को सीख नहीं सकते। जैसे कि आप शारीरिक रूप से तैयार होने चाहिए। शारीरिक रूप से तैयार होने का मतलब कि आप थके हुए ना हो, है ना, थके हुए ना हो, बीमार ना हो, भूखे ना हो। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ है, थके हैं, बीमार है, भूखे हैं, तो आप कितना भी तत्पर रहिए, आप अधिगम नहीं कर सकते। तो शारीरिक रूप से भी तैयार होना जरूरी है किसी कार्य को सीखने के लिए, और मानसिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक है ना। बालक मानसिक रूप से जिस स्तर पर तैयार है, आप उसी स्तर तक उसे अधिगम करा सकते हैं। अब बालक 6 का है, क्लास 6 में है, और उसे क्लास 8 का अगर मैथ पढ़ाएं तो वह नहीं सीख सकता। उसी प्रकार से क्लास 6 का मैथ अगर आप क्लास 4 के बच्चे को पढ़ाएंगे तो वह नहीं सीख पाएगा। तो मानसिक रूप से जब बालक तैयार हो जाएगा तभी आप उसे अधिगम करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वह तत्पर है तो आप उसे अधिगम करा ही देंगे, है ना। तो ये सब फैक्टर भी काम करते हैं। अगला जो नियम है तो अधिगम का, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास को नियम को हम क्या कहते हैं? उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उपयोग और अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम इसे कहते हैं। अभ्यास का नियम का क्या मतलब है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराना। किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने से क्या होगा कि वह जो क्रिया है वह सुदृढ़ हो जाएगी। जैसे आप किसी अध्याय का अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं तो वह जो अध्याय है वो आपका कंठस्थ हो जाएगा। उस अध्याय में या फिर उस कार्य में आप दक्ष हो जाएंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। या फिर एक और कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हुत जान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मूर्ख व्यक्ति भी बार बार अभ्यास कर रहा है तो वह भी विद्वान बन सकता है ना। ठीक वैसे ही जैसे कुएं की जो चबूतरा होता है, कुएं का जो जगत होता है, उस पर बार बार रस्सी के आने जाने से उस पर निशान पड़ जाता है ना। एक कहावत है। तो अभ्यास का नियम कि बार बार आप किसी कार्य को दोहराते रहिए तो आप उस कार्य में क्या होंगे? दक्ष हो जाएंगे। जैसे एक ड्राइवर होता है, जब वह गाड़ी चलाता है तो अपने पास बैठे व्यक्ति से वह बातें भी करता है, ब्रेक भी लगाता है, गियर भी बदलता है, सारा काम वो सही तरीके से कर लेता है। लेकिन वहीं पर कोई एक नौसिखिया हो तो उसका पूरा ध्यान उस स्टीयरिंग पर होगा, है ना, क्योंकि उसका वह अभी सीख रहा है। जब वह करते करते, अभ्यास करते करते सीख जाएगा, अधिगम हो जाएगा, तो वो भी उसी तरीके से हो जाएगा। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो अपने दोस्त के साथ बात भी करते हैं, साइकिल भी चलाते रहते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं, पैडल भी लगाते हैं, हैंडल छोड़कर भी चलाते हैं कुछ लोग, है ना। तो अभ्यास का नियम इसे कहते हैं। अगला जो नियम है उसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना। प्रभाव के नियम को हम संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष व असंतोष का नियम। संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं। प्रसन्नता तथा दुख का नियम भी कहते हैं। प्रसन्नता व दुख का नियम भी कहते हैं, है ना। ये भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं अभी समझ जाएंगे। इस सिद्धांत के अगर अनुसार हम बात करें तो हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो, जिससे हमें सुख और संतोष मिले। उस कार्य को हम करना चाहते हैं, या उस कार्य को करना चाहते हैं जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव उसका सकारात्मक हो।
जो विषय आपको अच्छे से समझ में आती है, आप उस विषय को बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, और वहीं पर जो विषय आपको समझने में कम समझ में आता है उससे आप दूर भागते हैं। कुछ लोग मैथ से दूर भागते हैं क्योंकि मैथ में उनका इंटरेस्ट नहीं है, मैथ वह अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं, है ना, उसका प्रभाव नहीं है अच्छा उनके ऊपर, सकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसलिए वह उससे दूर भागते हैं। वहीं हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ेंगे, सीडीपी पढ़ेंगे, ये सब क्योंकि उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है, और जब वही समझ में नहीं आता है तो उससे दूर भागने लगते हैं। इसीलिए इसे संतोष असंतोष का या प्रसन्नता था दुख का नियम भी कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बालक अगर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और उसके माता पिता उसे कुछ उपहार देते हैं, जैसे साइकिल दिलवा दिए, तो बालक प्रसन्न हो जाता है। और वहीं पर अगर कम अंक प्राप्त करता है तो उसके माता पिता उसे अगर डांट देते हैं तो वह क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो साइकिल मिला तो प्रभाव सकारात्मक हुआ, डांट मिली तो प्रभाव नकारात्मक हुआ। तो अगर प्रभाव सकारात्मक हुआ तो बालक उस कार्य को बार बार दोहराएगा, और प्रभाव अगर नकारात्मक हुआ तो उससे दूर भागेगा। साइकिल मिल गया तो अगली बार और मेहनत करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे प्रसन्नता मिली ना भाई, अगर अच्छा अंक प्राप्त किया, साइकिल मिल गया तो प्रसन्नता प्राप्त हुई, उसे सुख प्राप्त हुआ, संतोष प्राप्त हुआ उसे। तो इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम। अब गौण नियम की बात करते हैं। गौण नियम में जो पहला नियम है उसे बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, दूसरा है सहचर स्थानांतरण का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम, पांचवा है वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। तो गौण नियम को हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। धन्यवाद।